जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, पढ़ाई कैसे चल रही है और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो सभी लोग फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप सभी कैसे हैं, और फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों आपके साथ में बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। और ये बिलियन का जो अणुसंख्य गुणधर्म है प्यारे बच्चों, ये हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें या शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, तो यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और प्रीवियस ईयर में यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे भी गए हैं दोस्त। तो इसलिए सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे छोटे भाई बहन, मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहन एकदम शुरू से लेकर अंत तक क्लास को देखेंगे और हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से भाई सभी लोग को प्रणाम। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई को करिए। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? शुरू किया जाए क्लास को। क्या बात है भाई, ठीक नहीं है? काहे लिए नहीं ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है? आ? अरे बाबू आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया भाई। कल क्यों नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए तो थे कल। कल की क्लास नहीं देखे आप? कल तो थे हम, ऐसी तरीके से हम दौड़ रहे थे। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? सिलेबस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक छोड़ कर नहीं, पर इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और हर एक टॉपिक को कवर करने में अच्छे तरीके से समझने के लिए, ताकि फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा थ्योरिकल होती है और थ्योरी पढ़ने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल से 2 से 2.5 महीने में हम कवर कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे हमसे पूछते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब तक कंप्लीट होगी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 2 से 2.5 महीने में कवर करेंगे, मतलब जुलाई से हम कोशिश करेंगे। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है या फिर जो उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके शेष पार्ट हम पूरी कोशिश करेंगे कि जुलाई माह के पहले पहले खत्म हो। अप्रैल चल ही रहा है, अप्रैल लगभग समाप्त होने को है। समझ लीजिए आज 12-13 तारीख है, और लगभग इसी महीने में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वैद्युत रसायन। फिर बिलियन और रसायन बल गति, वो भी छोटा चैप्टर है। फिर उसके बाद पृष्ठ रसायन, छोटे छोटे चैप्टर है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। कोशिश रहेगी कि जुलाई के पहले पहले हम पूरी और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो समाप्त कर लें, तो बचेगा 2 से 2.5 महीना। अगर अगस्त शुरू करेंगे, अगस्त सितंबर, है ना, तब भी हम लगभग आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप बिना किसी देरी के सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएं और फिर उसके बाद चलिए हम क्लास को क्या करते हैं भाई, शुरू करते हैं। ठीक है, कहाँ से पैसा कट गया भाई? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। पैसा कटने वाला मैसेज आता ना, बड़ा दिल की धड़कन बढ़ा देता। चलिए, तो सभी लोग भाई क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आप लोग तैयार हैं, यस या नो? और अपने टॉपिक की हेडिंग बना लीजिए और दिल थाम कर बैठिएगा। हम पढ़ने वाले हैं बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म, है ना। बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज हम आपके साथ लिखते हैं। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं और फिर मेरे साथ इसके एग्जाम्पल, इसके प्रकार, वो सारी चीजें हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म में क्या होता है, बिलियन के वे सभी गुणधर्म, लिखो थोड़ा सा लिखना आप सभी, बिलियन के वे सभी गुणधर्म, बिलियन के वे सभी गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित बिलियन में उपस्थित बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, ऐसा लिखेंगे, उपस्थित कुल कणों, है ना, कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। ठीक है, बिलियन के वे सभी गुणधर्म प्यारे बच्चों, जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, है ना, बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर, विलेय कणों की प्रकृति पर अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं।
अणुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। प्यारे दोस्त, अगर हम इसकी बात करें कि भाई यहां पर ये सारी चीजें हैं क्या, जैसे कहा गया कि विलयन के हुए सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या और विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ठीक है, ना कि विलय कणों की प्रकृति। विलय का जो कण होगा वो सहसंयोजी यौगिक हो गया, आयनिक यौगिक हो गया, उपसहसंयोजी यौगिक हो गया, उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसकी संख्या कितनी है इस पर निर्भर करता है, उसकी कितनी संख्या है इस पर निर्भर करता है। और इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं और हो सकता है कि आप लोग उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये क्या हो गया भाई, डिलीट कर दिया है क्या वीडियो को? देखो दोस्त, है ना, देखना आप सभी। कहां गया भाई? हाँ इधर देखो, ये वाला वीडियो देखो, थोड़ा सा हम पुल कर देते हैं। अरे भाई साहब कहां गया? चलो ना इधर यार, आ जाओ इधर, देखो 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 देखो, सही है। वीडियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको क्लियर होगा। क्या यहां पर जो हम देख रहे हैं, है ना, यहां पर जो दिखा रहे हैं, क्या आपको वो चित्र दिख रहा है कि क्या दिख रहा है यहां पे? एक बार जल्दी से बताओ, एक बार बताओ, क्या हम जो यहां पर चित्र दिखा रहे हैं क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्लियर दिख रहा होगा ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए वीडियो प्ले करते हैं। अब देखो यहां पर पानी बहुत तेजी से उबल रहा है, बहुत तेजी से, और हमने इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक डाला, और देखिए जो पानी बहुत तेजी से उबल रहा था उसका उबलना कम हो गया, उसका उबलना क्या हो गया था? कम हो गया था। क्या आपने देखा? पास्ता नहीं बन रहा है बाबू, पास्ता थोड़ी बना रहे हैं। हमने आपसे क्या देखा, यहां पर वीडियो को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देखो, तो पानी बहुत तेजी से उबल रहा था, लेकिन हमने जैसे ही इसमें नमक डाला, नमक, तो पानी उबलना क्या हो गया बाबू? कम हो गया। उबलता हुआ पानी था, उसमें हमने नमक डाला तो पानी उबलना क्या हो गया? कम हो गया। ऐसा देखिए आपको है, एक को दिख गया सर आपका गैस गंदा है। अरे भाई हम क्या करें, कितना सफाई करें? समझ में आया? तो ये जो उबलता हुआ पानी था प्यारे बच्चे, इसको कम उबलेगा। देखो एक वीडियो आपको और दिखाते हैं, एक वीडियो आपको और दिखाते हैं, ये वाला देखना, देखो ये वाला देखना भाई, फुल करो, ये देखो, ये भी एक वीडियो है, लेकिन इसमें अगर आप समझिए पानी उबल रहा है, ठीक है ना, पानी उबल रहा है, लेकिन जो नमक की क्वांटिटी है प्यारे बच्चे वो बहुत कम है। और यहां पर देखो नमक डाले थे, लेकिन पानी का उबाल थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो की अपेक्षा यहां पर तेजी से उबल रहा है ना। अभी बताते हैं भाई कम क्यों ऐसा हुआ, वही तो हम आपको समझा रहे हैं। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो नमक की क्वांटिटी थी हमने उसको कम मात्रा में डाला, तो पानी ज्यादा उबल रहा है, ठीक ना, पानी ज्यादा तेज उबल रहा है। यहां पर थोड़ी सी मात्रा में नमक मिलाए थे, लेकिन अगर हम यहीं पर देखें इस वाले वीडियो में प्यारे बच्चों, अरे भाई साहब कहां गए, ये वाला वीडियो देखिए, पानी बहुत तेजी से उबल रहा है, पानी बहुत तेजी से उबल रहा है, और नमक की जो क्वांटिटी थी हमने ज्यादा मात्रा में डाली, तो पानी का जो उबाल था पहले की अपेक्षा वो कम हो गया, बहुत कम हो गया। देख सकते हैं, देखिए पानी बहुत तेजी से उबल रहा है, लेकिन नमक की मात्रा बहुत ज्यादा मिला है, तो जिससे पानी ऐसा लग रहा उबल ही नहीं रहा हो। ऐसा कुछ आपको प्रतीत हुआ कि नहीं? मैगी नहीं बना रहे थे बाबू, मैगी नहीं बना रहे थे, हम आपके प्रैक्टिकल को समझाने का तरीका ढूंढ रहे थे। चाय बेचने वाले, चलो भाई चाय 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 और झाड़ मुड़ी चाय, ऐसे कुछ बोलते हैं। चलिए बच्चे जब 12 घंटे वाली क्लास ले रहे थे ना, तो उसमें चाय समोसे सब बेच रहे थे, तो आज चाय समोसे सब खाओ। क्या आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई भी भाई, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे, अभी परेशान मत होइए। यहां पर हम इतना समझाना चाहते हैं कि जो ये अणुसंग गुणधर्म होते हैं, ये जो प्यारे बच्चे अणुसंग गुणधर्म होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विलेय कणों की संख्या पर ही डिपेंड करते हैं, विलेय की प्रकृति पर नहीं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। विलेय की प्रकृति चाहे जैसे हो, है ना, विलेय की प्रकृति चाहे जैसे हो, आयनिक हो चाहे सहसंयोजी हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन प्यारे बच्चे, है ना, सारी चीजें डिपेंड करेगी किस पे प्यारे बच्चे? सिर्फ और सिर्फ विलेय के कणों की संख्या पर, सैल्यूट की संख्या पर ही निर्भर करेगी। क्लियर हो गया? तो वही है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखो मेरे साथ, ये निम्न प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चे जो सबसे पहला प्रकार है वह है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसका जो दूसरा प्रकार है वह है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। इसका जो थर्ड पॉइंट है
वह है प्यारे बच्चे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और सबसे लास्ट जो पार्ट है इसका वो चौथा है, जिसे हम बोलेंगे पराशरण दाब। हम यही 4 टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो मेरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कह रहे हैं प्रैक्टिकल में कुछ नहीं समझे। क्या दोस्त, एक बात बताओ, आप 12th में पहुंच चुके हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप 12th में पहुंच चुके हो, छोटी छोटी बातों को आप समझना चाहिए, आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम बोल दिए बच्चा समझ में आया और आप सिर्फ मतलब वैसे बोल दिया नहीं समझ में आया, कैसे चलेगा दोस्त? समझो मेरे भाई, थोड़ा सा समझो आप भी। यहां से सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, तो अणुसंघ गुणधर्म सिर्फ यही 4 हैं, सिर्फ यही 4 हैं प्यारे बच्चे। इन 4 के अलावा और कोई भी मिलेगा तो अणुसंघ गुणधर्म नहीं होगा। अणुसंघ गुणधर्म ओनली प्यारे बच्चे कितना होता है? 4 ही होगा, 4 ही होगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब। क्या ये चारों आप लोग लिख लेंगे? सभी को थैंक यू प्यारे बच्चे। बस सर थोड़ा सा वीडियो और दिखाइए। अच्छा अंशुल, ठीक है दिखाते हैं, रुको दिखा देंगे। अभी उस टॉपिक पे आने दो बाबू, उस टॉपिक पर आने दो, ठीक है? पहले ये समझो, ये 4 समझ में आया बाबू? पहले सभी लोग कमेंट करो कि अणुसंघ गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना 4 प्रकार के। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब। ये चारों क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे और जल्दी से हेडिंग लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, नन्हे मुन्ने भाई बहनों, हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, ठीक है? पहला है प्यारे बच्चे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बारे में क्या होता है, देखो मेरी बात पहले समझो। कल हमने वाष्प दाब के बारे में डिस्कस किया था कि नहीं किया था आपसे? कल हमने वाष्प दाब के बारे में आपको बताया था। क्या प्यारे बच्चे वाष्प दाब के बारे में बताया था? आज फिर से आपको हम बता दे रहे हैं वाष्प दाब क्या होता है। तो ऐसे रहता है जल बाबू, है ना? जल रहता है ना, और ये जल वाष्पित होता है। जल क्या होता है? वाष्पित होता है। तो ये हो गए गैस के कण, ये हो गए गैस के कण। तो यहां पर ये जो वाष्प है प्यारे बच्चे गैस, और नीचे जो द्रव रहता है, अगर ये दोनों किस अवस्था में हो? साम्य में हो। साम्य का मतलब वाष्प और द्रव दोनों की मात्राएं, है ना, वाष्प और द्रव दोनों की मात्राएं समान हैं, है ना? वाष्प और द्रव की दोनों मात्राएं समान है तो वो साम्य कहलाता है, साम्य। तो प्यारे बच्चे यहां पर एक दाब लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वाष्प दाब। अब ये जो वाष्प दाब होता है ना, इसमें आती है क्या? कमी आती है। वाष्प दाब में क्या आती है? कमी। तो प्यारे बच्चे यहां पर वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन लिखा गया है, अवनमन का मतलब होता है कमी। वाष्प दाब में क्या आती है प्यारे बच्चों? कमी आती है। अब कैसे कमी आती है वो अभी हम तुरंत आपको बता देंगे। वीडियो दिखाए नहीं, आपका पूरा डाउट क्लियर है। वीडियो दिखाए नहीं, तुरंत आपका क्लियर। कार्टून वाला प्रैक्टिकल करके दिखाइए। कौन सा डांस करते का? बताओ पहले, मेरी बात समझ गए? अवनमन मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे? कमी। अवनमन मीन क्या होता है? कमी। अब कैसे कमी होती है वो हम आपको दिखाते हैं। प्रैक्टिकल जैसे ही का हिंदी लिखेंगे ना बाबू, अब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तुरंत समझ जाओगे हाँ गुरुजी तो हम देखे हैं, किए हैं, ठीक है? चलो पहले हम इसका लिखते हैं। साम्य का मतलब प्यारे बच्चे यही होता है, ठीक है? साम्य का मतलब बराबर। जब वाष्प और द्रव के बीच दोनों की मात्राएं समान हो तो साम्य कहलाता है, साम्य अवस्था, ठीक है? चलो पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, है ना? इसकी थ्योरी लिखते हैं। क्या प्यारे बच्चे? कि जब किसी अवाष्पशील, जब किसी अवाष्पशील ठोस पदार्थ, जब किसी अवाष्पशील ठोस पदार्थ को, है ना, किसी विलायक, जब किसी अवाष्पशील ठोस पदार्थ को किसी विलायक में मिलाते हैं तो विलायक में मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में
वाष्प दाब में कमी आती है, कमी आती है। विलायक के वाष्प दाब में यह जो हुई कमी है ना, उसी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। कमी होती है, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। सिंपल सी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत छोटी ही परिभाषा लिखे हैं। क्या लिखे हैं प्यारे बच्चे? कि जब किसी अवाष्पशील ठोस पदार्थ को किसी विलायक में हम मिलाते हैं, ठीक ना, किसी विलायक में मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कह देते हैं। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे? अब आइए इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि ये वाष्प दाब कौन सी खेत की मूली है, वाष्प दाब है क्या। अब जब वाष्प दाब समझ जाएंगे तो वाष्प दाब कम कैसे होगा किसी विलेय को मिलाने पर, वो चीज हम आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर है? आपेक्षिक नहीं लिखे, अजीत लिख रहे हैं प्यारे बच्चे। आपेक्षिक अलग चीज है, आपेक्षिक कब होगा वो हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आप समझो वाष्प दाब का अवनमन कैसे हुआ, वाष्प दाब में कमी कैसे हुई, वो चीज आप देखो। वाष्प दाब में कमी कैसे हुई हम एक सिंगल वीडियो दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलो आ जाओ, देखो वीडियो अगर आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। हो सकता है हम जितना भी प्रयास करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आए। हम कह रहे हैं ना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जब होगा तब हम लिखवा देंगे। अभी वाष्प दाब का अवनमन ही हुआ है। ट्रेनिंग में नियम का जैसे अरे वैसा नहीं बन पाता प्यारे बच्चे, हर चीज की सुविधाएं नहीं कर पाती। जो भी कंटेंट तैयार करना है, जो भी समझाने का तरीका होता है, मुझे खुद कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक ना, मुझे खुद कलेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा समझो, है ना। हाँ, गुस्सा करते हैं हम लोग यार, क्या बताएं। देखो आप लोग मतलब ऐसे ही इमोजी भेज देते हैं जैसे गुस्सा हो रहे हैं मेरे साथ। देखो सुन, क्या कर रहे हैं, ये पात्र है और इस पात्र में हमने जल भर रखा है और इस पात्र को हम गर्म कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं जल जो गर्म हो रहा है बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है तो इसकी वाष्प बहुत धीरे धीरे उठ रही है ना। ये आप लोगों ने इस वीडियो में नोटिस किया कि हमने जल को गर्म किया और जल जो होगा वो गर्म हुआ है और उसकी वाष्प धीरे धीरे उठ रही है। तो वाष्प जब धीरे धीरे उठ रही है, वाष्प जब धीरे धीरे उठ रही है तो उसके द्वारा, है ना, उसके द्वारा लगाया गया दाब भी क्या होगा? कम होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं हम। हमने आपसे कहा कि यहां पर जो जल गर्म हो रहा है वो बहुत कम गर्म है ना। और जब बहुत कम गर्म है तो उसकी वाष्प भी बहुत कम उठ रही है। लेकिन प्यारे बच्चे, जैसे ही हम टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसका टेम्परेचर हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो आप देख रहे हैं पानी खूब तेजी से उबलने लगता है, ठीक ना। पानी खूब तेजी से क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? उबल रहा है। अब जब जितना तेजी से ये उबल रहा है, इसका वाष्प दाब भी उतना क्या है? ज्यादा है ना, ठीक ना। जितना तेजी से ये जल उबल रहा है उतना ज्यादा क्या होगा? इसका वाष्प दाब होगा। क्लियर है? क्या आप लोग क्लियर है? पहले ये बता दो, क्या आप लोग ये समझ में आया? जल अगर तेजी से उबल रहा होगा, ठीक ना, जल अगर तेजी से उबल रहा होगा तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। अब क्या होगा? उसके वाष्प दाब में कमी होगी, है ना। अगर जल उबलना कम कर दे तो उसके वाष्प दाब में कमी आएगी कि नहीं? जल्दी से बताइए, समझ रहे ना। अगर ये जो जल बहुत तेजी से उबल रहा है प्यारे बच्चे, अगर हम ऐसा कुछ मिला दें जिससे ये जो उबलता हुआ पानी कम हो जाए तो इसका मतलब वाष्प दाब कम हो जाएगा, ठीक ना। और वाष्प दाब देखो कैसे कम हो रहा है, यहां पर आ जाओ, देखो यही वीडियो है, ये नहीं है, ये वाला वीडियो है, देखो ये देखो, ये वाला वीडियो है। यहां पर करते हैं, देखो यहां पर जल बहुत तेजी से उबल रहा है ना, जल उबल रहा है तो हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक मिला देते हैं। अभी कुछ बच्चे हमसे पूछे सर आवासशील विलेय पदार्थ होते क्या? जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सारी चीजें। तो हम देखो इसको प्ले कर रहे हैं, यहां पर जल बहुत तेजी से उबल रहा है, लेकिन जैसे डाले तो पानी का जो उबालपन है, जो पानी तेजी से उबल रहा था वह उबलना थोड़ा कम किया। उबलना क्या कर रहा है? थोड़ा कम कर रहा है। बहुत उबल तो रहा है लेकिन उसकी स्पीड जो पहले थी उससे थोड़ा सा कम हुई थी, क्योंकि हमने क्या किया प्यारे बच्चे? नमक की मात्रा कम मात्रा में मिलाई। लेकिन हम इसी के नेक्स्ट वीडियो में अगर हम देखें, यहां पर इस वाले वीडियो में गौर से देखिएगा, इस वाले वीडियो में हम आपको समझाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जल बहुत तेजी से उबल रहा है और हम इसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं? नमक। और नमक की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए तुरंत जो जल उबल रहा है ना, एकाएक थम गया है। आप देख सकते हैं नमक जो है प्यारे बच्चे एकाएक थम चुका है, समझ रहे हैं। अब देखिए उबाल, इसका स्पीड देखो, देखो कैसे तेजी से जल उबल रहा है। नमक की क्वांटिटी हम बढ़ाए तो जो जल तेजी से उबल रहा था उसका वाष्प बनना कम हो गया। एक प्रकार से समझो, समझ में आ गया? आपको समझ में आया ना? वाष्प दाब कम कैसे हुआ ये समझ में आया प्यारे बच्चे? वाष्प दाब कम हुआ कैसे हुआ ये समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, है ना। ये समझ में आ गया ना? ये समझ में आया। तो ऐसी क्या घटना हुई होगी यहां पर,
है ना। ऐसी क्या घटना हुई होगी प्यारे बच्चे यहां पर, तो वो हम आपको बता देते हैं, वो हम आपको बता देते हैं, यहां पर समझा देते हैं, वहां यहां पर हम समझा देते हैं। छोटा सा इसे पात्र ले लिए, ठीक है, ये पात्र ले लिए प्यारे बच्चे, ठीक है, इसमें भर देते हैं हम पानी, इसमें हमने भर दिया क्या प्यारे बच्चे, पानी को भर दिया, ठीक है, ये पानी भर दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है प्यारे बच्चे, जल है, और हम इसमें एक छोटा सा अपना चूल्हा इधर लगा देते हैं जिससे ये गर्म हो, जिससे ये गर्म हो, और गर्म हो तो ये भाप बनकर क्या होगा, उड़ेगा, है ना, भाप बनकर उड़ेगा, है ना। और जब जितना ज्यादा हम इस पानी को गर्म करेंगे तो यहां से जितनी भाप उठेगी तो प्यारे बच्चे इस पात्र की सतह पर क्या लगाएगी, ज्यादा कण पहुंचेंगे, कण क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में पहुंचेंगे, और उनके द्वारा क्या लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाया जाएगा, दाब को लगाया जाएगा। तो यहां पर इस पात्र में सिर्फ और सिर्फ क्या भरे हैं, जल भरे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे। अब इसी जल में हम थोड़ी सी मात्रा में हम नमक मिला देते हैं, वही आवासशील पदार्थ। हम नमक जब मिलाते हैं या चीनी को आदि को मिलाते हैं तो होता क्या है, ठीक है, ये देखिए, ये जल हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे कण जो हैं ये ज्यादा वाष्पित हुए, लेकिन यहां पर वाष्पित कणों की संख्या क्या हो चुकी है प्यारे बच्चे, कम हो चुकी होगी। ऐसा हुआ क्या होगा, है ना, ऐसा हुआ क्या होगा, तो हुआ कुछ ऐसा प्यारे बच्चे कि जब हम इस जल में हम थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला देते हैं, नमक को मिला देते हैं, तो पहले यहां पर इस जल में ऊपरी सतह पर, मेरी बात ध्यान सुनना, इस जल वाले पात्र में, इस वाले पात्र में जल ही भरा है, तो इसके ऊपर सिर्फ किसके कण हैं, तो आप बोलो सर बताओ, जल्दी से बताओ, यहां पर ऊपर में सिर्फ और सिर्फ किसके कण हैं, मेरी बात बताओ प्यारे बच्चे, चित्र नहीं बनाना दोस्त, समझना है। हम आपसे पूछे कि यहां पर ये जल को हम गर्म कर रहे हैं, तो ऊपरी सतह ये हो गई, और इस ऊपरी सतह पर बताओ सिर्फ और सिर्फ किसके कण हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके कण हैं, वही बता रहे हैं, पहले बताओ यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके कण हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ H2O ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, वाटर ही है, जल ही है, उसके अलावा पानी है और कुछ नहीं है, वाटर जल पानी कुछ भी कहो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये है। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही यहां पर हमने नमक मिलाया तो इसकी ऊपरी सतह पर क्या होता है प्यारे बच्चे, नमक के कण भी उपस्थित हो जाते हैं, है ना, किसके कण, नमक के भी कण उपस्थित हो जाते हैं। देखिए ऊपरी सतह पर, इसकी ऊपरी सतह पर पहले तो सिर्फ जल के कण ही थे, पहले सिर्फ जल के ही कण थे, लेकिन प्यारे बच्चे इसकी ऊपरी सतह पर किसके भी कण आ जाते हैं, नमक के भी कण आ जाते हैं। किसके कण आते हैं, नमक के भी कण आ जाते हैं। और जब नमक के कण आ जाएंगे तो नीचे से यहां से जल वाष्पित होना शुरू होगा। अगर जल वाष्पित होकर ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो उसके मार्ग में जल के कण आ जाएंगे, उसके मार्ग में NaCl के कण आ जाएंगे। प्यारे बच्चे जब यहां से जल का भाप उठेगा तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए नमक के कण आ जाते हैं, और नमक के कण उसके वाष्पित होने की दर को कम कर देते हैं, है ना, वाष्पित होने की दर को कम कर देते हैं, जिससे वाष्प कम उठता है ना, वाष्प कम उठती है और लगाया गया दाब भी क्या है, कम हो जाता है। अभी बताओ क्या आपको वाष्प दाब कम कैसे हुआ, यह समझ में आया? हाँ, पानी में यदि हम नमक पहले से डाले रहेंगे तो जो हमारा जल 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट में पहुंच जाता। मान लो आप कोई जल लिए हैं और सामान्यतः जल लिए हैं और 10 मिनट में उबल जाता है, 10 मिनट में उबलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसी जल में नमक मिला देते हैं तो जो जल पहले 10 मिनट में उबल रहा था उसकी उबलने की मात्रा बढ़ जाएगी, अर्थात वो 12 मिनट में उबल जाएगा, और उसे ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या अभी आपको यह समझ में आया प्यारे बच्चे कि वाष्प दाब में अवनमन कैसे हुआ, वाष्प दाब में कमी कैसे हुई? ठीक है, हाँ, चीनी मिला दोगे तो कुछ भी मिला दो प्यारे बच्चे, मिला सकते हैं। कमी कैसे हुई ये आपको क्लियर हो चुका होगा प्यारे बच्चों, यहां पे समझ में आ चुका होगा आप सभी को। तो थोड़ा सा लाइन को हम बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, है ना, पहले इसी को हम चित्र थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, आप लोग भी मेरे साथ चित्र बनाओ, थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन यार अच्छे से समझाएंगे। आपको कभी भी किसी को पढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी ना तो मेरा नाम लोगे कि विवेक मास्टर ने पढ़ाया था, और हमें सारी चीजें आती हैं, आप जहां से मन करे वैसे पूछो, जो थ्योरी हो वैसे पूछ लो, हम सब पढ़ा देंगे, क्योंकि हम टारगेट बोर्ड वाले हैं, है ना, क्योंकि हम क्या है प्यारे बच्चे, टारगेट बोर्ड वाले हैं। कलम ही धर्म मेरा, कलम ही मेरी जान है, कलम ही धर्म मेरा, कलम ही मेरी जान है। तो जान है तो इस जान के लिए लड़ेंगे, तो जान है तो इस जान के लिए लड़ेंगे। तुम लड़ो मुझे हराने के लिए, हम अपनी शान के लिए लड़ेंगे। लड़े हैं तो गिरेंगे पर अब हारेंगे नहीं, लड़े हैं तो गिरेंगे पर अब हारेंगे नहीं, और शेरनी का दूध पिया तो दहाड़ेंगे, और हाथ में कलम संभाले हैं क्योंकि हम टारगेट बोर्ड वाले हैं, ठीक है ना, हाथ में कलम संभाले हैं क्योंकि हम टारगेट बोर्ड वाले हैं। तो धुआंधार तरीके से हमको पढ़ना है।
ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके कण हैं? जल अर्थात विलायक, विलायक के कण, ये वाष्पित होंगे यहां पर। अब इसमें हमने क्या मिलाया? अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ। ठीक है, तो यहां पर ये बनकर तैयार क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? विलयन, विलयन। ठीक है, ये हो गया विलयन। अब बताओ प्यारे बच्चे, अब हमको ये बताना आप सभी, हम मान लेते हैं कि ये विलायक है, इसका दाब पी नॉट है और इसका दाब पी एस है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। ए बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बोले हमने? ये पी नॉट है, पी नॉट है, ये विलायक का दाब हो गया, ये पी एस हो गया विलयन का दाब, सॉल्यूशन का हो गया। तो आप एक बात बताओ, है ना, तो आप एक बात बताओ कि किसका दाब ज्यादा होगा? विलयन का दाब ज्यादा होगा कि विलायक का पी नॉट का मान ज्यादा होगा? बताओ जल्दी से, किसका मान ज्यादा होगा? पी नॉट का मान ज्यादा होगा या फिर प्यारे बच्चे पी एस का मान ज्यादा? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जब ये सिर्फ जल ही अकेले है तो ये ज्यादा वाष्पित होगा। यहां पर विलयन के साथ, विलायक के साथ नमक या अवाष्पशील पदार्थ है तो ये कम वाष्पित होगा। तो सीधी सी कंडीशन है प्यारे बच्चे कि पी नॉट का मान बड़ा होगा किससे? पी एस से। पी नॉट का मान बड़ा होगा किससे? पी एस से होगा। ठीक है ना, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो यहां पर लिखते हैं भाई क्या कि माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, उसी के आगे हम प्यारे बच्चे लिख रहे हैं माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट तथा विलयन का वाष्प दाब क्या है प्यारे बच्चे? पी एस हो तो यहां पर लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा? ज्यादा वाले में से कम को घटाएंगे, जिसका मान ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा वाले से कम को हम घटा देंगे, है ना, ज्यादा वाले से कम को घटा देंगे तो वाष्प दाब का जो अवनमन आएगा प्यारे बच्चे वह होगा पी नॉट माइनस पी एस। क्या आपको यहां तक क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं कि सर आप किसका उदाहरण दे रहे हैं, किसका उदाहरण दे रहे हैं? अरे प्यारे बच्चे, हम वाष्प दाब को समझा रहे हैं कि वाष्प दाब में कमी कैसे आती है, और सभी बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, एक बात तो हम देखे हैं, इसमें काफी बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ नाम पढ़ने के चक्कर में मुझे परेशान करते हैं, और वो इसलिए कि भयानक वाले कमेंट लिख देते हैं। और हम ऐसे पागल मास्टर हैं कि जो हम अपने बच्चों को समझाने के लिए, परेशान होने के लिए बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो कहेंगे कि पागल मास्टर था जो हमको पढ़ाता रहता था। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे परेशान करने वाले समझ जाना। सुनो आगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? आपको एक नियम हमने पढ़ाया था, राउल्ट का नियम। क्या आप लोगों ने पढ़ा है राउल्ट का नियम? ठीक है, राउल्ट का नियम हमने आपको क्या किया था? पढ़ाया था। तो एक फार्मूला हमने कहीं पर लिखवाया था प्यारे बच्चे, P बराबर P टोटल बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये फार्मूला आपको राउल्ट के नियम से हमने पढ़ाया था, ये वाला फार्मूला समझ में आया? ये फार्मूला हमने पढ़ाया था, P टोटल बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, हमने आपको पढ़ाया था। तो वही राउल्ट के नियम से हम यहां पर लिख रहे हैं। यहां पर हमने क्या लिखा प्यारे बच्चे कि P बराबर P नॉट, इसको अलग अलग मान लो, जैसे हमने अलग अलग, जैसे P1 P2 माने ना, वैसे यहां पर अलग अलग मान लो। P बराबर PA इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। क्या हमने कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता दो, है ना? इसको ऐसे भी तो मान सकते हो, ठीक, ऐसा भी मान सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला है। ठीक है सुमन, ऐसे P टोटल बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 होता है दोस्त। अब फिर हमने P1 और x1 ना लिख करके क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, P1 नॉट x1 और P1 नॉट P नॉट A और XA प्लस P नॉट B इंटू XB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं ना? बस देखो प्यारे बच्चे,
आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये मान लो इसको हमने मान लिया विलायक और इसको मान लिया विलेय, तो क्या वाष्प दाब में विलेय की कोई भूमिका रही थी? क्या जब हम वाष्प दाब पढ़े थे तो क्या उसमें विलेय की कोई भूमिका निकली थी, या फिर विलेय का कण वाष्पित हुआ था और जाके दाब लगाया था? नहीं ना, ये तो है। जब विलेय का कण वाष्पित ही नहीं होगा तो उसके द्वारा लगाया गया दाब भी कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? हमने बस ऐसे लगाया, यहां पर पी 1 था, 2 था, ए और बी के रूप में मिला, जिससे आपको क्लियर हो सके। ठीक है, उसका मान कितना होगा? 0। तो हमने इसको मान लिया प्यारे बच्चे क्या? 0, क्योंकि ये किसके लिए है? हमने इसको मान लिया पी बी नॉट एक्स बी और एक्स बी बराबर कर लो, किसके लिए है? विलेय के लिए है। अब विलेय का कण वाष्पित ही नहीं होगा तो उसके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा? 0 होगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चे ये हट जाएगा, और यहां पर बचा ही क्या है? तो यहां पर बचा है क्या प्यारे बच्चे? P बराबर P नॉट A इंटू प्यारे बच्चे X। सिर्फ इतना बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा प्यारे बच्चे। ठीक है, इतना ही बचेगा। और आप पढ़े हैं कि किसी विलयन में प्रत्येक घटक के मूल अंश का योग सदैव कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। आपने ये भी पढ़ा है। किसी भी विलयन में प्रत्येक घटक का योग कितना होता है प्यारे बच्चे? 1 होता है। x1 प्लस x2 बराबर 1 लिखे थे, तो हमने x1 और x2 ना मान करके xa प्लस xb मान लिया है। ठीक है ना, xa प्लस xb बराबर कितना प्यारे बच्चे? 1। तो यहां पर xa बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हो, 1 माइनस xb होगा। इसको पिछली कक्षाओं में हम इन सबको बारे में बता चुके थे। तो यहां पर जहां पे xa है ना, उसको लाकर यहां पर रख दो। तो यहां पर p बराबर p नॉट a इंटू ये लिख दो 1 माइनस एक्स बी, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अंदर ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो p बराबर p नॉट a माइनस p नॉट a इंटू प्यारे बच्चे क्या? एक्स बी। देखो इस वाले भाग को इधर ले आओ, इस वाले भाग को, पूरा भाग, इस वाले भाग को सुनो, किस भाग करें? इस वाले पूरे भाग को इधर लाओ। तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, होगा कि नहीं? और ये पॉजिटिव में उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। देखो कैसे कैसे होगा? ये वाला पूरा भाग इधर लाएगा, निगेटिव में है तो पॉजिटिव में। पी नॉट ए इंटू एक्स बी बराबर होगा प्यारे बच्चे क्या? यहां पर पी नॉट ए, और ये पी को हम उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अब क्या बचा है? इस पी नॉट को उधर भेज दो। एक्स बी बराबर प्यारे बच्चों पी नॉट ए माइनस पी अपॉन प्यारे बच्चे पी नॉट ए। ये जो मान आया है, ये जो मान आया है, ठीक ना, ये जो मान आया है इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, अर्थात वाष्प दाब में क्या प्यारे बच्चे? कमी। ठीक ना, वाष्प दाब के अनुमान और विलायक का जो वाष्प दाब होगा उसका अनुपात। हाँ, अभी समझ गए इतना? इसको रिपीट करें। देखो सुनो, राउल्ट के नियम से एक फार्मूला हमने इस तरीके से आपको लिखवाया था, पी टी बराबर पी टोटल बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। प्यारे बच्चे हम x1 और P1 और x1 ना मान करके हमने क्या मान लिया? A और B के फार्मूले लिखा। तो P टोटल बराबर P A नॉट XA प्लस P नॉट B इंटू XB, तो ये मान सकते हैं हम। तो हमने कहा ये वाला पूरा भाग विलेय का है, और विलेय के द्वारा लगाया गया दाब कितना होता है? 0 होता है। ठीक ना, 0 होता है। ठीक ना, ये तो हो गया 0। ये जब 0 हो गया तो ये मान खत्म, बचा तो यही। अब आपको मोल अंश जब हमने पढ़ाया था तो वहां पर हमने आपसे कहा, है ना, वहां पर हमने बताया था प्यारे बच्चे क्या भाई? कि विलेय के मूल अंश का योग, किसी भी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मूल अंश का योग कितना होता है? 1 होता है। ये भी पढ़ाए थे। फिर उसके बाद हमने XA को इधर रखा, XB को पक्षांतर कर दिया, तो XA बराबर 1 माइनस XB लिख सकते हैं। जहां पर X है वहां पर 1 माइनस XB हमने यहां पर रख दिया ला करके, और P नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया। तो P नॉट का मल्टीप्लाई हो गया तो P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB। ठीक है, अब ये वाला माइनस में है तो इधर लेके चले, ये प्लस में है, ये माइनस, ये इधर प्लस में था उधर ले गए तो माइनस में हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या होगा प्यारे बच्चे? है ना, XB इधर रख लो, ये गुणे में है, इधर हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। काफी बच्चे कमेंट कर रहा है, एक बच्चा कह रहा P नॉट माइनस P नॉट को कट कर सकते हैं। कहां दिख रहा है प्यारे बच्चे? यहां पर P नॉट A है, ये P है, इसको कहां से काट दोगे भाई?
अभी बताओ क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, अब इतना समझ गए। तो प्यारे बच्चे हम वाष्प दाब का क्या लिखेंगे? आपेक्षिक अवनमन। ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता क्या है? तो वाष्प, ये ऊपर वाला जो भाग है प्यारे बच्चे, ये अवनमन है। वाष्प दाब का क्या है? अवनमन है। विलय कैसे जीरो हुआ भाई बताए तो? विलय कैसे जीरो होगा? क्योंकि जो विलयन हम बनाए थे, जो अभी आपको दिखाए थे, उसमें विलय के कण थोड़ी वाष्पित होते हैं। वाष्पित कौन हो रहा था? विलायक के कण, जल वाष्पित हो रहा था। दाब किसके द्वारा लगाया जा रहा था? जल के द्वारा। तो नमक की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक ना? हाँ, तो यहां पर क्या होगा भाई? इसके लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के अवनमन, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, वाष्प दाब का, वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अवनमन कहलाता है। कितनी सिंपल सी परिभाषा है प्यारे बच्चे। हमने प्यारे बच्चे यही तो बताया आपसे भाई। ये आपका क्या हो गया? जैसे यहां पर हमने क्या लिखा? P नॉट A माइनस P, तो ये हो नहीं गया। यहां पर देखो, बस अंतर क्या है? यहां पर हमने A और B नहीं माना, यहां पर P नॉट माना और इसको PS माना है। तो यही क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन। तो वही तरीके से तो कंडीशन यहां पर बन रही है। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया क्या प्यारे बच्चे? वाष्प दाब का अवनमन, है ना? और बटे जो विलायक का वाष्प दाब है वो हो गया। तो यहां पर विलायक के वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होगा प्यारे बच्चे, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है? अभी बताओ। हाँ, अब क्या है? ये एक्स भी क्या है प्यारे बच्चे? ये मूल अंश है। एक्स भी क्या है प्यारे बच्चे? मूल अंश है। तो वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन, अवनमन के राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से क्या होता है? राउल्ट नियम से विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। चलिए अब बताइए आपको कहां दिक्कत हो रही है? देखो भाई, जिसको छुट्टी की लगी है प्यारे बच्चे, वो है ना, छुट्टी ले सकते हैं अपनी, ठीक है ना? वो छुट्टी ले सकते हैं, अपना जाके काम कर सकते हैं। लेकिन टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, एक दो के चक्कर में फिर तो सारे बच्चों का, ठीक ना? तो इस थोड़ा समझो भाई। आप छुट्टी छुट्टी के लिए कमेंट ना करिए, आप बात को समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। सर लिखना पड़ेगा बिल्कुल भाई। हाँ, देखो ध्यान से समझो। राउल्ट के नियम से हमने क्या बताया? सबसे पहले एक राउल्ट का नियम हमने लगाया, जैसे P बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 होता है ना, तो वैसे इसको हमने फॉर्म बदला है प्यारे बच्चे। जहां पर x1 और x2 लिखते थे, वहां पर A और P हमने लिख लिया। बस इतना है। अब जिसको नहीं समझ में आया एक बार समझ लीजिए जल्दी से।
है ना, ये सिर्फ फॉर्म में लिख लिया। अब हमने इसको ये पूरा मान लिया विलेय का भाग है। अब विलेय वाष्प दाब में कोई भाग नहीं लेता है, विलेय के कण वाष्प दाब में कोई भाग नहीं लेते, इसलिए इसको मान लिया हमने जीरो, तो बचा इतना ही है। विलेय का जो मोल अंश होता है ना, किसी विलयन में प्रत्येक घटक के मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। तो प्यारे बच्चे XA प्लस XB बराबर 1, XA बराबर 1 माइनस XB हो गया। तो हमने X के स्थान पर 1 माइनस XB रखा और इस P नॉट A का मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने कहा ये माइनस में, तो उसको उधर ले जाओ, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में इधर ले आओ, माइनस में हो गया। तो ये वाला जो भाग है प्यारे बच्चे, यही है वाष्प दाब अवनमन। ये क्या है? वाष्प दाब अवनमन। और ये प्यारे बच्चे क्या है आपका? P नॉट, ये विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब है। तो अगर आपसे पूछे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो किसी विलायक के वाष्प दाब का अवनमन और विलायक का वाष्प दाब, ये तो बोले ये ऊपर वाला क्या है भाई, हम लिख देते हैं ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, तो ये है वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। और ये नीचे वाला क्या है, तो ये है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। तो प्यारे बच्चे वाष्प दाब का अनुमान अनुपात विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और अवनमन मीन होता है कमी। जब इतना हो जाता है ना, जब ये इतना हो जाता है तो XB क्या है? मूल अंश। ठीक है ना, तो यहां पर ये पूरा का पूरा भाग, अगर हम इस पूरे को मिला लें तो इस पूरे भाग को मिलाते इसको मिलाएंगे तो बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना। ये पूरा का पूरा भाग क्या हो गया? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। तो दूसरी डिफिनीशन हमने ये लिख ली राउल्ट के नियम का, विलायक के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। अभी भी कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, दोनों डिफिनीशन लिखना है। ये डिफिनीशन है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की, और ये राउल्ट का एक नियम और है। तो राउल्ट के आपके दो नियम हो गए, एक नियम पहले पढ़ाए थे और एक नियम आज ये फिर से हमने पढ़ा दिए। अभी भी नहीं याद हुआ भाई? इतने शानदार तरीके से हम एक डिफिनीशन आपको याद कराए। देखो ये पूरा फार्मूला यहां तक आया, ये प्यारे बच्चे वाष्प दाब का अवनमन है, ये वाला प्यारे बच्चे विलायक का दाब है। तो बस ऐसे लिख लो, किसी भी कोई भी विलायक होगा तो ये हो गया वाष्प, किसी विलायक के वाष्प दाब का अवनमन अनुपात विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और ये जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है ये विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए अब क्लियर है तो एक फार्मूला और भी बना सकते हैं ना प्यारे बच्चे, है ना। अच्छा नए पेज ले लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं हम, यहां पर नया पेज ले लेते हैं। यहां पर क्या है? P नॉट A माइनस P अपान प्यारे बच्चे P नॉट A बराबर XB। ये तो ना, अब क्या हो रहा है, यहां पर जो XB है प्यारे बच्चे ये है विलेय का मूल अंश, विलेय का मूल अंश, विलेय का मूल अंश XB बराबर क्या होता है? जिसका मूल हो उसका मूल ऊपर n अपॉन n प्लस n। आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो प्यारे बच्चे, n अपॉन n प्लस कैपिटल N। ठीक है, n अपॉन n प्लस कैपिटल N, बस यहां पे रख दो। P नॉट A माइनस P अपॉन प्यारे बच्चे P नॉट A बराबर n अपॉन n प्लस कैपिटल N। लीजिए एक फार्मूला और भी बनकर यहां से क्या हो गया प्यारे बच्चे? तैयार हो गया। जी प्यारे बच्चे, जितना हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की ना, इतना ऑनलाइन में भी कोई देखता नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। समझ गए सर? 2 बार PA कहां से आया? कहां 2 बार PA लिख दिए हैं भाई? कहां लिखे? देखो कहां लिख दिए हैं भाई, यहां से PA कहां लिख दिए हैं? PA यहां पर इसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा दोस्त इसका, फिर भी स्क्वायर वो भाई अलग, काटने पीटने पर अलग जाएगा। काटने पीटने पर जाओगे तो वो अलग होगा, पहले इतना समझो आप सभी, काटने पीटने पर अलग तरीके से जाएगा। ये फार्मूला समझ में आ गया? इस फार्मूले से न्यूमेरिकल हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। अभी इस फार्मूले को हम अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए हम इसी फार्मूले पर लगकर हम चलेंगे, है ना। हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर P नॉट कैसे कट जाएगा बाबू? ये कटेगा कब? जब ये ऐसे होगा, P नॉट अपॉन P नॉट A माइनस P अपॉन प्यारे बच्चे P नॉट A, और ये होगा n अपॉन n प्लस कैपिटल N। काफी बच्चे कह रहे हैं सर इसको काट दीजिए, इसको काटने का क्या फायदा है भाई?
हाँ, ए और बी के स्थान पर कुछ भी रख सकते। काफी बच्चे कह रहे थे इसी को काट सकते हो, लेकिन कोई मतलब तो निकलेगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। अब आगे ध्यान से सुनो, हम सारे मान लिख रहे हैं, इसको हमेशा याद रख लेना। वेयर, जहां प्यारे बच्चे, जहां टी नॉट ए, ये क्या है प्यारे बच्चे, तो ये है विलायक का वाष्प दाब। देखो मेरे साथ, न्यूमेरिकल में बहुत फायदा करेगा ये, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। तो पी है सिर्फ प्यारे बच्चे, वो लिख सकते हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। पूरे का अपान प्यारे बच्चे ये तो है ही। यन क्या है, तो यन है विलेय के मोल, यन क्या है, विलेय के मोल। कैपिटल यन क्या है प्यारे बच्चों, ये है विलायक के मोल। ठीक है, ये सारी मान लिख दिए। अब आगे इसी में एक फार्मूला और बना देते हैं। आप जानते हैं एन बराबर होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। अच्छा, इसको आगे अभी बताते हैं, इसको हम आगे बताते हैं। आपको यहां तक क्लियर है? पहले हमें बताओ दोस्त, ईमानदारी के साथ बताना, परेशान मत करना हमको। आप ईमानदारी के साथ बताओ, क्या यहां तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? कोई भी दिक्कत हो तो आप दिल खोल के बोलो, मुझे कुछ भी कह सकते हैं, है ना। आप छुट्टी करिए, इतने मेरे पे थक जाते हैं आप लोग। सारे पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई गुस्सा ना हो दोस्त, गुस्सा ना हो भाई, ना गुस्सा ना हो, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, गुस्सा का। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो कल की क्लास में प्यारे बच्चे हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करना, और इससे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। आज हम आपके लिए हम स्पेशल बोलने वाले हैं 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन वही क्वेश्चन बोलेंगे जो आपके पेपर में आए। पेपर में आएगा तो प्यारे बच्चे आप लोग कोशिश करना, उसको रिवाइज करना, उसको आप पढ़ना है। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। तो हम जो क्वेश्चन आज 5 प्रश्न आपको दे रहे हैं, 5 प्रश्न दे रहे हैं, इस 5 प्रश्न को आप लोग याद रखना। पहला प्रश्न प्यारे बच्चे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है प्यारे बच्चे क्रिस्टलीय, जिसे हम बोलते हैं रवादार ठोस किसे कहते हैं। पहला प्रश्न, रवादार ठोस किसे कहते हैं। अब काफी बच्चे अभी ये लिख देंगे ना, तो सर हमसे बोलेंगे कि सर इसका वो दे दीजिए, इसका आंसर दे दीजिए। तो आंसर नहीं दे पाएंगे, हम पहले बता दें, ताकि हम सिलेबस में पूरी तरीके से हम पढ़ा दिए हैं। रवादार ठोस किसे कहते हैं, पहला प्रश्न, ठीक ना। रवादार ठोस किसे कहते हैं? अब रवादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक ना। रवादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये पहला प्रश्न हो गया। फिर अगला प्रश्न आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या भाई, साटकी दोष से आप क्या समझते हैं? साटकी दोष से आप क्या समझते हैं? साटकी दोष से आप क्या समझते हैं? फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न जो होगा वो होगा प्यारे बच्चे उपसह संयोजन संख्या। इसके लिए चाहे तुम अलग से एक कॉपी बना लेना और इन प्रश्नों को लिख करके याद कर लेना, या फिर आपको याद हो तो कोई बात नहीं। उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं? तैयारी अब जोर से होगी, एकदम धुआंधार होगी। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चे, फ्रेंकल दोष को भी याद रख लेना ताकि इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे ही गए हैं। फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते? लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, चालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? चालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? चालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 क्वेश्चन के लिए चाहे आप अलग से आप कॉपी बना लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन वही है जो आपको है ना, आपको हम सिलेबस में पूरी तरीके से पढ़ा चुके हैं। तो आज की क्लास प्यारे बच्चे, हाँ आज की क्लास प्यारे बच्चे आप सभी को कैसी लगी? आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ठीक है, कमेंट करके जरूर आप बता सकते हैं, और फिर हम मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। और किसी को बुरा लगा हो दोस्त उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।